गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे न्यायपालिका। जुडिशरी। और बच्चों, न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ संविधान में तो 3 प्रकार की न्यायपालिका है। जनपद न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और आज के ज़माने में तो हमारे यहाँ न्यायपालिका का पूरा बेस आ गया है। लेकिन न्यायपालिका के बारे में अगर हम शुरुआत करें कि न्यायपालिका की आवश्यकता हुई क्यों, क्योंकि बच्चों बार बार आपको बताते हैं कि जब भी आप पॉलिटी पढ़िए तो आपका ध्यान आर्टिकल 124 पे बाद में जाना चाहिए। न्यायपालिका क्यों बनी? ये मामला न्यायपालिका का नहीं है। मामला क्या है? झगड़े के निर्धारण का। मामला न्यायपालिका का नहीं है। मामला क्या है? डेमोक्रेसी का। इसलिए जब हम जुडिशरी पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप में ये देखने का प्रयास करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। और डेमोक्रेसी में सरकार की बात आती है। सरकार के 3 अंग आते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आप याद रखना, जब हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका है। और विधायिका, कार्यपालिका काम क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग हैं। और एक ही बात हमने पहली क्लास में बताई थी, फिर यही बात रिपीट करना है। क्योंकि बच्चों, एक तरफ है विधायिका, तो कई बार इसी को कहते हैं व्यवस्थापिका। विधायिका कहो, व्यवस्थापिका कहो। एक है विधायिका, दूसरी है। और विधायिका क्या काम काम करती है? विधि का निर्माण। लॉ मेकिंग वाला काम विधायिका का है, व्यवस्थापिका का है। और इस व्यवस्थापिका में कौन होगा? सांसद, विधायक। भाई, व्यवस्थापिका राज्यों की भी है, व्यवस्थापिका संघ की भी है। तो बच्चों देखोगे, विधि का निर्माण और विधायिका ही करती है संविधान संशोधन। ये विधि का निर्माण भी करती है और संविधान का संशोधन भी करती है। अब बच्चों, अब कार्यपालिका क्या काम करती है? एग्जीक्यूटिव काम क्या है? विधियों का क्रियान्वयन। विधियों को लागू करना, ये एग्जीक्यूटिव काम है। नीति का निर्माण, अगर आपको याद होगा, यही मैंने पहली क्लास से शुरू किया था, पॉलिसी मेकिंग। इसलिए बच्चों, ये देखो, पूरा सिलेबस एक दूसरे से जुड़ा होता है। और सच मानो, न्यायपालिका में तो बड़ी सारी बातें फंडामेंटल राइट्स की रिपीट करेंगे। तो जो बातें आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखी है, उसको न्यायपालिका में फिर रिपीट करेंगे। इसलिए विधियों को लागू करना, विधियों का निर्माण करना, ये मूल रूप में है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का मतलब ही है मंत्रिमंडल। कार्यपालिका का मतलब आईएएस ऑफिसर। मंत्रिमंडल का मतलब है कि अस्थायी कार्यपालिका। आईएएस ऑफिसर का मतलब है स्थायी कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका में मंत्रिमंडल, ऑफिसर सब आते हैं। विधायिका में विधानसभा के सदस्य, सांसद, ये सब किस में पार्ट आते हैं? विधायिका में। लेकिन बच्चों, अब इस बात को हम प्रैक्टिकल करके देखें कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि यही खास है लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र में सरकार का काम ही है झगड़े को, विवाद विवाद को हल करना। बच्चों को याद दिला दें, अगर हम विवाद को हल नहीं करेंगे तो फिर समाज में व्यवस्था कैसे बनेगी? आप कहोगे सर मेरे पास समाधान है, विवाद का ही खत्म खात्मा कर दिया जाए। तो बच्चों, ये आदर्श कल्पना है, व्यवहार में कभी हो नहीं पाई। इसीलिए हम विवाद के समाधान की संस्था में चाहिए। क्यों चाहिए बच्चों? देखिए, इसका एग्जाम्पल है, विधायिका ने भी बना दिया है कि निर्वाचन आयुक्तों की
निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों संबंधी विधि का निर्माण किया गया है। अभी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों संबंधी विधि का निर्माण किया गया है। अब सवाल है बच्चों, अब ये विधि का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इस विधि को चुनौती दी गई न्यायालय में। दूसरी बात, आपने भी लेटेस्ट में देखा होगा, कार्यपालिका ने, मंत्रिमंडल ने कहा था कि भारत में चुनावों के खर्च के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्माण किया गया। यानी अब चुनावी फंडिंग के लिए कोई व्यक्ति एक बॉन्ड खरीद सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपना चंदा दे सकता है। ऐसा विचार हमने अपना लिया। अब सवाल है कि आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित विधि का निर्माण किया गया, और इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया। और कार्यपालिका तो समय समय पे तमाम पॉलिसी बनाती रहती है, और अब देखोगे अभी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम बना दिया। इन सबको चुनौती दी गई न्यायालय में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों पर निगरानी रखता है। यानी अगर आप इस बात को पूछें कि हमारे यहाँ न्यायालय की आवश्यकता क्यों हुई, तो बच्चों इस अभी न्यायपालिका के टॉपिक में जो बेसिक फैक्ट हैं वो भी आपको बता देंगे, लेकिन शुरुआत तो हमेशा कॉन्सेप्चुअल होती है। ऐसे ही लिखने में भूमिका का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाते हैं कि संविधान पढ़ना केवल आर्टिकल नहीं है बच्चों। संविधान पढ़ना एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। और संविधान पढ़ना के दर्शन एक फिलॉसफी है, तो सवाल ये है कि न्यायपालिका काम किया क्या गया है, न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमारे यहाँ लिखित संविधान है। लिखित संविधान की व्याख्या कौन करेगा? हु विल इंटरप्रेट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? लिखित संविधान की व्याख्या स्वाभाविक रूप में न्यायालय ही तो करेगा। इसलिए अगर न्यायालय ना होगा तो आप जरा सोच के देखिए, लिखित संविधान की व्याख्या, अरे संविधान का मतलब है रूल रेगुलेशन। अगर लिखित संविधान की व्याख्या प्रधानमंत्री को दे दिया जाए तो समस्या है, अपने फेवर की बात करेगा। अगर सोच के देखिए, लिखित संविधान की व्याख्या हम किसको देते? ममता दीदी को दे दें और लफड़ा है, फिर भलवाची हो जाएगा। तो लिखित संविधान की व्याख्या न तो संघ सरकार को दिया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल बॉडी है। भाई प्रधानमंत्री एक पार्टी के मेंबर है, मुख्यमंत्री एक पार्टी का मेंबर है। ऐसी कंडीशन में हम लिखित संविधान की व्याख्या किसी पार्टी के सदस्य को दे नहीं सकते, संघ और राज्य को दे नहीं सकते। इसलिए ये व्याख्या हम किसको दें? इसलिए इसके लिए क्या किया गया? एक ऐसी संस्था बना दी गई जो कि न्यूट्रल होगी, पॉलिटिकल नहीं होगी, तटस्थ होगी, निष्पक्ष होगी। क्योंकि बच्चों अंपायर खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। और अगर अंपायर खिलाड़ी होगा तो समझते हो लोग कि भाई अंपायर अगर खिलाड़ी हो जाएगा तब तो फेवर करेगा वो। और यही लोकतंत्र की बड़ी खास बात है कि हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में मंत्री तो निर्वाचित होते हैं, विधायिका तो निर्वाचित होते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था पर रेगुलेशन, चेक एंड बैलेंस तो न्यायपालिका क्या करती है? नियंत्रण और संतुलन में रखती है। न्यायपालिका क्या करती है? अब लिखित संविधान की व्याख्या करेगी। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी देती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका विधि के शासन को बनाए रखती है। न्यायपालिका संविधान के शासन की सर्वोच्चता गारंटी देती है। न्यायपालिका रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को बनाकर रखती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर रखती है। क्योंकि बच्चों देखो, संविधान में जो लिखा है वही बात होगी। अगर संविधान में फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है तो सरकार फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन सकती है। संविधान में अगर है कि तटस्थ और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी।
इसलिए बच्चों अंपायर का होना बड़ा जरूरी है। तो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था क्यों की गई? विधि का शासन बनाए रखने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। और संयोग सी बात है, और संघ राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए। संघ और राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए हमने क्या बनाया है? सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों न्यायपालिका इसलिए जरूरी है। और न्यायपालिका जरूरी नहीं बच्चों, इसका मतलब है कि न्यायपालिका जैसे चंचूड़ रोज ही टकराते हैं मोदी जी से। अगर सोच के देख लो बच्चों, हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या खास बात है? भाई मोदी जी बड़े पावरफुल पीएम है, और ऐसे पावरफुल पीएम से जो टकराता है वो तो न्यायाधीश है। इसलिए कहा गया है कि न्यायपालिका होना ही जरूर नहीं है, बल्कि न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? तटस्थ निष्पक्ष। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? वो राजनीतिक दलों से सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आज कोई दल है, कल कोई और दल आएगा। आज़ादी के बाद से देख लो, पता नहीं कितने दल थे, सब दल दल में चले गए। आज़ादी के बाद तमाम दल थे, वो दल अब नहीं रहे, आज नए दल आए हुए हैं। तो बच्चों दल आ सकते हैं, जा सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, फंडामेंटल राइट बना रहे। क्योंकि लोकतंत्र का मर्म क्या है? सरकार चलना नहीं है, फंडामेंटल राइट का बचना। नहीं तो फिर तो रसिया में भी चुनाव करवा लिया गया, लेकिन रसिया में मजाल है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति के खिलाफ बोल दे। रसिया में, चाइना में जो न्यायपालिका होती है वो सरकार के नीचे काम करती है। हमारे यहाँ देखो बस, तो न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र है। सरकार से स्वतंत्र का मतलब है उसका काम सरकार का विरोध करना नहीं है बच्चों। अच्छा, कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि न्यायपालिका का मतलब सरकार का विरोध करना है। कई बार तो लोग ये सोचते हैं, अगर न्यायपालिका सरकार के खिलाफ निर्णय नहीं दे रही, इसका मतलब न्यायपालिका आज़ाद है ही नहीं है। ये बात भी ठीक नहीं है। न्यायपालिका काम केवल सरकार के खिलाफ निर्णय देना नहीं है। न्यायपालिका काम है वो सरकार के पक्ष में भी निर्णय दे सकती है, बशर्ते वो संविधान के साथ होना चाहिए। और हमारे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, कभी भी अगर न्यायपालिका अगर सरकार के पक्ष में निर्णय दे देगी तो लोग कहेंगे अब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही। क्यों? अरे भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये थोड़ी है कि केवल सरकार के विरोध में काम करना। न्यायपालिका काम है न तो सरकार का पक्ष लेना, न सरकार का विरोध करना, संविधान के साथ रहना, मूल अधिकार की रक्षा करना, विधि के शासन की रक्षा करना। इसका मतलब है न्यायपालिका का काम है विधायिका और कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना। क्योंकि बच्चों ये बात हम बोल नहीं सकते, ये बात हमें याद रखना है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान के नीचे विधायिका है, संविधान के नीचे कार्यपालिका है। हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका संविधान के नीचे है, विधायिका कार्यपालिका संविधान के ऊपर नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका के नीचे सरकार की एजेंसी है और उसके ऊपर संविधान है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, इसलिए हमने एक ऐसे विंग को बना दिया अंपायर, जो विधायिका कार्यपालिका कामों को देखता रहेगा। और बच्चों इसीलिए न्यायालय इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड स्वाभाविक तौर पर पारदर्शी निर्वाचन के खिलाफ था। न्यायपालिका ने राज्य के तमाम कानूनों को रद्द किया है, क्योंकि ये कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो सकते हैं, मूल अधिकार के खिलाफ हो सकते हैं। और बच्चों जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है, परीक्षा करती है, क्यों परीक्षा करती है? क्योंकि विधायिका कार्यपालिका काम इनके खिलाफ नहीं होने चाहिए। याद रखने की बात है बच्चों। और अगर एक खिलाफ हो गए तो विधायिका कार्यपालिका कामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यही मूल काम है न्यायपालिका का। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यही क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। तो बच्चों ये खास बात है, ये जुडिशियल रिव्यू है, ये है न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसी बात को और अगर स्थापित कर दें कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, अच्छा फिर उसके बाद बेसिक बात पर आ जाएंगे, न्यायपालिका की नियुक्ति कैसे होती है,
तो अगर हम इस बात को अगर देख रहे हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर दें, या न्यायिक पुनरावलोकन पे थोड़ा रुक किया जाए, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन बताएंगे तो न्यायिक सक्रियता भी बतानी पड़ेगी, या पहले न्यायिक पुनरावलोकन देख लेते हैं फिर बेसिक पीटी वाली बात पर आ जाएंगे। तो बच्चों, इसलिए अगर कभी आपसे कोई पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये कारण है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार क्या है, तो ये कारण है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का मतलब क्या है बच्चों? दोबारा अवलोकन, फिर से अवलोकन। एक बार अवलोकन किसने किया है? विधायिका और कार्यपालिका के। तो यहां बात क्लैरिफाई कर दे बच्चों, न्यायपालिका के द्वारा अपने निर्णयों की फिर से समीक्षा करना, यह न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। न्यायपालिका अपने ही निर्णय को फिर से समीक्षा करे, ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, बल्कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों की समीक्षा करे, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। क्योंकि भाई न्यायपालिका अपने कामों को रिव्यू कर रही है, इसका मतलब है समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, तो न्यायपालिका अपने काम को रिव्यू कर सकती है, लेकिन वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को रिव्यू करे, इसी का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। क्योंकि बच्चों, न्यायपालिका अपने काम को रिव्यू क्यों करती है? नया एविडेंस आ गया, उसको गलती समझ में आ गई, भाई न्यायपालिका को लगा ये गलत काम है, रिव्यू कर दिया। दूसरी जो बात ध्यान में रखने की है, दूसरी बात जो न्यायिक पुनरावलोकन के साथ आती है, तो अगर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार ये है, तो और इसको अगर हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? इसलिए बच्चों, न्यायपालिका रोज ही विधायिका और कार्यपालिका से टकराती है, इसलिए तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, संविधान में स्वतंत्र रखा गया, जिससे दबाव उस पर न बन पाए। अब स्वतंत्र कैसे रखा गया उसके कारण है, लेकिन जब कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, तो किसका पुनरावलोकन? विधायिका के द्वारा निर्मित विधि का पुनरावलोकन। किसका पुनरावलोकन? अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का। किसका पुनरावलोकन? संविधान संशोधन का। किसका पुनरावलोकन? कार्यपालिका की नीतियों का। ये बात देखने की बात है दोस्तों। भाई न्यायपालिका पुनरावलोकन करती है तो विधायिका कार्यपालिका पहला काम करेगी, यानी विधायिका कार्यपालिका काम करने के बाद न्यायपालिका काम शुरू होता है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका करती क्या है? विधि का पुनरावलोकन। अब विधि का मतलब है, विधि का मतलब क्या है भाई? अब मान लो कि पोस्ट ऑफिस विधेयक अभी फिर बन गया है अधिनियम में, इसका पुनरावलोकन हो सकता है। और विधि का मतलब है आईटी एक्ट वर्ष 2000, 2000 में आईटी एक्ट बना, इसके क्लॉज 66A को न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है बच्चों। क्लॉज 66A को रद्द कर दिया, क्योंकि ये कहा गया कि ये निजता के अधिकार के खिलाफ है, ये निजता के अधिकार के खिलाफ है। दूसरी बात, और विधि के मामले में आप देखोगे तो न्यायपालिका ने तो कई, यानी कई विधियों को रद्द किया है पहले। तो विधि को रद्द किया, अध्यादेश को रद्द किया, किसको? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश को। यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है बच्चों। न्यायपालिका ने आईटी एक्ट की धारा को रद्द कर दिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रावधान को रद्द कर दिया, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। और संविधान संशोधन तो आप जानते हो कि 42nd अमेंडमेंट के कुछ पार्ट, 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद संविधान संशोधन का मतलब है और किसको अमेंड किया? 42nd अमेंडमेंट को रद्द किया, उसके बाद लेटेस्ट में 99th अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। यही तो पुनरावलोकन है। इसका मतलब है विधायिका कार्यपालिका के द्वारा किए गए काम। आप कहोगे सर
रद्द करना ही पुनरावलोकन है? नहीं, अनुमति देना भी पुनरावलोकन है, स्वीकार करना भी पुनरावलोकन है। डीमोनेटाइजेशन को न्यायपालिका ने कहा संवैधानिक है। न्यायपालिका ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण जो दिल्ली में हो रहा था संवैधानिक है। लेकिन न्यायपालिका के पास कोई मामला जाएगा बिल्कुल, और न्यायपालिका के पास सारे मामले जाते क्यों हैं बच्चों? क्योंकि न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, वो तटस्थ संस्था है, वो पंचायत करती है, कुल मिला के सरपंच है। यानी घर में अगर मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो जाए तो दादाजी सर्वोच्च न्यायालय है, दादाजी हल करेंगे इसे, ऐसे न्यायालय है। और नीतियों, इसका मतलब है स्पेक्ट्रम का आवंटन, आबकारी नीति, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का आवंटन, ये 2G का आवंटन, ये पॉलिसी थी। आबकारी नीति भारत में, अब दिल्ली में तो आप देखो यही मामला फंसा हुआ है कि शराब, कैसी शराब को वितरण करने कैसी नीति बनाई जाए, कितनी दुकानें दी जाए, ये क्या है? आबकारी नीति है। इसलिए बच्चों, ये है न्यायिक पुनरावलोकन। किस तरीके से विधि, अध्यादेश, संविधान संशोधन का पुनरावलोकन करना न्यायिक पुनरावलोकन है। और क्यों करना, क्यों करना बच्चों? क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। याद रखना बच्चों, सरकार को जिम्मेदारी, ये विधायिका कार्यपालिका को जिम्मेदारी नहीं दी गई संविधान की रक्षा की, क्योंकि वो संविधान की रक्षा करते करते अपने हितों को आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि विधायिका कार्यपालिका तो कहीं कहीं पार्टी की संस्था है। और ध्यान रखने की बात है, आईएएस और जो न्यायाधीश हैं, आईएएस और न्यायाधीश ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन अब देखो, आईएएस सरकार का मातहत काम करता, आईएएस सर्वेंट है, न्यायाधीश सर्वेंट नहीं है। तो न्यायाधीश क्या है? न्यायमूर्ति। तो न्यायाधीश सेवक नहीं है बच्चों, वो सरपंच है, वो अंपायर है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। लेकिन अब सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक सक्रियता में कैसे बदल गई, ये बात ध्यान में रखने की है। अब न्यायिक पुनरावलोकन है तो अब हम कहते हैं कि न्यायपालिका पुनरावलोकन करेगी, ठीक है। यानी विधायिका काम, विधायिका और कार्यपालिका कामों की समीक्षा करना। और समीक्षा क्यों करना है? कारण मैंने पिछली बार बता दिया, भाई फिर आपको याद दिला दे। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका कार्यों की समीक्षा क्यों करेगी? ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। आप कहोगे बच्चों ये बताओ सर, ये न्यायिक सक्रियता कैसे हो गई? पुनरावलोकन तो ठीक है, रिव्यू तो ठीक है, सक्रिय न्यायपालिका कहाँ हो गई? उसका उदाहरण आपको बता दें बच्चों, सक्रिय कहाँ हो गई? अब सवाल ये है, हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन पर संविधान में कुछ प्रतिबंध लागू है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे संविधान निर्माता न्यायपालिका की स्वतंत्रता चाहते थे बच्चों, सर्वोच्चता नहीं। हमारे संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका सर्वोच्च बन जाए, वही चाहते थे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका सर्वोच्च न रहे, इसलिए हमने क्या सोचा था कि भाई न तो ब्रिटेन का मॉडल अपनाएंगे न अमेरिका का। ब्रिटेन में क्या था? संसदीय सर्वोच्चता। अमेरिका में था न्यायिक सर्वोच्चता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा हम बीच का रास्ता लेंगे, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इसका मतलब है न्यायपालिका के भी कार्य सीमित है, तो न्यायपालिका हर कुछ नहीं कर सकती, यही तो उसकी सर्वोच्चता पे प्रतिबंध है। तो क्या नहीं कर सकती न्यायपालिका बच्चों? जैसे किसका किसका न्यायिक पुनरावलोकन सीमित कर दिया, क्या न्यायपालिका नहीं कर सकती? कुछ ऐसे संघीय विवाद हैं, फेडरल डिस्प्यूट है, जैसे वित्त आयोग को दिए गए मामले, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, जैसे परिसीमन,
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायतों का हो, परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, संघ राज्य के बीच वित्तीय लेन देन, संघ राज्य के बीच वित्तीय लेन देन। और एक खास बात है, संघ राज्य के बीच वित्तीय लेन देन के अलावा ये भी मामला होना चाहिए कि कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ से संबंधित नहीं है, फिर भी न्यायपालिका के ऊपर सीमित शक्तियां हैं, जैसे कि सांसदों के विशेषाधिकार। ये मामले तो सीधे संघीय मामले हैं जो न्यायपालिका के पुनरावलोकन से रोके गए हैं। इसका मतलब कहा गया है भाई न्यायपालिका के मामले इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे बच्चों? के पैसे का मामला है, पानी का मामला है, न्यायिक मामला नहीं। हर मामले में न्यायपालिका क्यों परमिशन दी जाए? अच्छा, अभी आप ध्यान रखना, आप कहोगे सर आप तो नदी जल विवाद बता चुके हो, उसमें न्यायपालिका की बात आपने कर दी है। इसे बच्चों न्यायपालिका के टॉपिक में तमाम आपको रिपीटिशन दिखेगा। याद रखना बच्चों, आज की डेट में शायद ये कोई विषय नहीं है जहां पे न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हाँ, परिसीमन और वित्त आयोग को छोड़कर, परिसीमन वित्त आयोग को छोड़ के बाकी मामले में तो न्यायपालिका कूद ही चुकी है। तो ये व्यवहारिक मामला है। जब हम लिखते हैं तो वही संविधान की बात मैं कर रहा हूँ। तो संविधान के निर्माता चाहते थे भाई यहाँ यहाँ न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले वैसे न्यायिक है नहीं, वैधानिक झगड़ा है नहीं, तो प्रशासन वित्त का मामला न्यायपालिका क्या करेगी? दूसरा मुद्दा, अब दूसरा मुद्दा बच्चों, कई ऐसे विषय हैं जो संघीय विवाद नहीं है, फिर भी न्यायपालिका के दायरे में वो नहीं आते। कई ऐसे विवाद हैं जो संघ के संबंध में है ही नहीं। जैसे कौन से ऐसे विवाद हैं जो संघीय नहीं है? तो बच्चों देखोगे, जो विवाद संघीय किस्म के नहीं है उसमें कौन सा है? मंत्रि परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, संसदीय विशेषाधिकार, संसद की प्रक्रियाएं, संसद की प्रक्रियाएं यानी संसद का संचालन। और ये भी आप देखोगे बच्चों, और न्यायपालिका कुछ मामले में हस्तक्षेप करने से बचती थी। जैसे आप देखोगे कि राज्यपाल, भाई हमारे संविधान में कहा गया अगर राष्ट्रपति राज्यपाल कोई काम करेगा न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होगा, तो न्यायिक पुनरावलोकन से हटाया तो गया है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के काम। और आप देखोगे कि भाई सीधी सी बात है, अगर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन है तो अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति भी है। ये सारे प्रतिबंध दिखाते हैं बच्चों कि हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि न्यायपालिका पे प्रतिबंध है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा किए गए काम, तो अनुच्छेद 356 राज्यपाल का काम, ये तो न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर है। और इसके अलावा ये भी आपको याद दिला दे कि संविधान संशोधन अनुच्छेद वही संसद की विशेष शक्ति है जिस पर हस्तक्षेप करने से न्यायपालिका बचती थी। लेकिन बच्चों, न्यायपालिका ने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। और इसका एग्जाम्पल क्या दोगे बच्चों? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। और अभी ऐसा झगड़ा हो रहा है कि ना भाई, जो आपने ब्रेकर लगा रखा है बच्चों, न्यायपालिका के रास्ते में जो ब्रेकर लगाया गया है उसे तो न्यायपालिका ने उखाड़ के फेंक दिया। यानी कुल मिला के आज की डेट में तो न्यायपालिका के सामने कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बच्चों अरुण जेटली जो पूर्व में भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री भी रहे, और अरुण जेटली से पूछा गया कि जेटली साहब ये बताओ न्यायपालिका क्या करती है, आप क्या करते हो? उन्होंने कहा अरे भाई, आज की डेट में समझ लो कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ न्यायपालिका काम नहीं करती। तो उनसे पूछा यही बता दो कौन सा एरिया जहाँ काम नहीं करते। उनका बस बजट बनाना। संयोग की बात है, बजट बनाने वाला काम हमारे लिए छोड़ा गया है, बाकी तो हर फील्ड में न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया है।
न्यायालय का तो हर फील्ड में हस्तक्षेप है। अब ये बात अपने आप इंटरेस्टिंग है कि क्या न्यायालय हर फील्ड में आगे बढ़ गई है? अब कैसे आगे बढ़ गई है, इसका यही तो न्यायिक सक्रियता का विवाद यहीं से जन्म होता है। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, इसका एग्जाम्पल ये है। अच्छा, आज भी न्यायपालिका उसके लिए तर्क देती है, कहती है यार झूठ मूठ के हमको बदनाम कर रहे हो, हम कहाँ सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका की सक्रियता तो विवादास्पद सवाल है, लेकिन अगर आप सवाल पूछोगे कि न्यायपालिका न्यायपालिका सर्वोच्च तो नहीं है, बात समझ में आ गई, इतने रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है, इसका भी प्रमाण है हमारे पास। तो बच्चों, जो भी चीज हम कहते हैं उसके तो हमारे पास बाकायदा प्रमाण होते हैं। न्यायपालिका इंडिपेंडेंट कैसे है? न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है, इंडिपेंडेंट कैसे है, ये बात तो इंटरेस्टिंग है। और बच्चों, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम करता है। अभी कोलेजियम के बारे में आपको बता देंगे, क्योंकि अभी हमने पहले मुद्दा ले लिया, उसके बाद एक एक बेसिक बात आपको बता देंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हटाया कैसे जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम के द्वारा होती है। कोलेजियम मतलब न्यायाधीशों का समूह। दूसरा, न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के विशेष बहुमत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के विशेष बहुमत के आधार पर ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के विशेष बहुमत के आधार पर उन्हें पद से हटाया जाएगा, और संसद जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तब उसे राष्ट्रपति अपने पद से हटा देगा। तो विशेष बहुमत से हटाया जाएगा, इसका मतलब है कार्यपालिका चाह के भी किसी न्यायाधीश को मनमानी तौर पर नहीं हटा सकती। कार्यपालिका चाह के भी किसी न्यायाधीश को मनमानी तौर पर नहीं हटा सकती। यही तो स्वतंत्र न्यायालय है भाई। इसका मतलब आप ये समझ लो बच्चों, कभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व जानना चाहो तो कभी आईएएस ऑफिसर से मिलो। एक एक आईएएस ऑफिसर है जिनका पूरे करियर में 40-40 बार ट्रांसफर कर दिया गया। 40 साल की नौकरी में 40 बार ट्रांसफर, इसका मतलब उन्हें एक साल भी कहीं रहने नहीं दिया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के जज का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उच्च न्यायालय के जज का ट्रांसफर भी कोलिजियम करती है, इसलिए ट्रांसफर पर भी सरकार कंट्रोल है। उच्च न्यायालय के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसमें भी कोलिजियम का बड़ा हस्तक्षेप है, सरकार की नहीं चल पाती। और बच्चों, अपॉइंटमेंट में भी सरकार की नहीं चल पाती। वेतन भत्ता आप कम नहीं कर सकते। न्यायाधीशों को मान लो कि अब जरा कल्पना करके देखो, न्यायाधीशों को रोज ही बोलना पड़ता है सरकार के खिलाफ। और याद रखना बच्चों, सरकार के खिलाफ बोलने का परिणाम तो आप जानते हो। अरे भाई, डीएम साहब के खिलाफ बोल दोगे तो डीएम साहब रहने देंगे? डीएम सीएम पीएम के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक है, और न्यायाधीश इन्हीं के खिलाफ बोलता है। अभी तो एक न्यायाधीश महोदय थे, बाबा रामदेव पर उखड़ गए। अब जरा सोचो बच्चों, बाबा रामदेव इतने पावरफुल आदमी जिसकी 1000 करोड़ की कंपनी चल रही हो, 1000 तो मैंने कम बताया बच्चों, मतलब 10,000 मान लो, उसको न्यायपालिका ने ठांस दिया भी। तो न्यायपालिका काम ही होता है पावरफुल लोगों से पंगा लेना। इसका इसका मतलब है कि और अगर पावरफुल लोग चाह भी ले, कुछ नहीं कर सकते न्यायालय। क्यों? पद से हटा नहीं सकते। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं।
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। और बात ध्यान सुनने की है, संघ सरकार के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि भारित होती है, जबकि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। बच्चों ये सब बातें बेसिक रूप में सुननी चाहिए। कई बार बार देखिए क्लास में कई बार बच्चे चैटिंग करते रहते हैं, वो सुनते नहीं, तो देखो पीटी में सवाल गड़बड़ा जाएगा आपका। क्योंकि अगर मैं बेसिक बात जहाँ फोकस कर रहा हूँ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको महत्व नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर चैटिंग करते रहोगे तो बच्चों बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते किस पे? राज्य की संचित निधि पे। उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते संघ पर, लेकिन पेंशन पेंशन देती है संघ सरकार। क्योंकि उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाएगा, संघ सरकार पेंशन देगी, और उच्चतम न्यायालय को पेंशन देगी संघ सरकार। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आप कम नहीं कर सकते। भाई संचित निधि पर भारित होने का मतलब यही तो है बच्चों, मैंने बजट में बताया था, जिसके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होंगे उसके वेतन भत्तों में आप कटौती नहीं कर सकते। संसद नहीं कर सकती, बाकी तो आप छोड़ दो। आप कहोगे सर आपातकाल में, अरे तो आपातकाल बच्चों सामान्य परिस्थिति थोड़े है। अब आपातकाल का मतलब है बच्चों के भूकंप आ जाए फिर तो कंडीशन बदल जाएगी ना। कोविड 19 के दौरान तो कुछ रेल भी बंद हो गई, अन्यथा हमारे रेल थोड़ी बंद होती है। आपातकाल वाली बात तो एक्सेप्शन होती है। उसके अलावा क्या है बच्चों, हमारे यहाँ न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध संसद अथवा विधानसभा में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। टिप्पणी नहीं की जाएगी। और न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध संसद और विधानसभा में टिप्पणी नहीं की जाएगी। और इसके अलावा आप देखोगे तो न्यायाधीशों को प्रैक्टिस पर रोक है, न्यायाधीशों की वकालत पर रोक लगाई गई है। न्यायाधीशों की वकालत पर रोक है। बड़ी ध्यान देने की बात है बच्चों, न्यायाधीशों की प्रैक्टिस पे, अच्छा ये बात याद रखने की है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रैक्टिस पे कहाँ रोक लगाई गई है? अब ये बात ध्यान सुनने की है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय फिर यहाँ अंतर हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पीटी के लिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान सुनने की जरूरत होती है। बेसिक बेसिक बातें हैं, एग्जामिनर बार बार पूछता है, आज नहीं तो अगली बार बच्चों देखो अभी तो अपन यूपीएससी में हमेशा बेसिक बातें हैं जहाँ को याद करने की है, बड़ी बड़ी बातें नहीं रटने की, उलझाऊ बातें। तो न्यायाधीशों की वकालत पर रोक का मतलब क्या है बच्चों? आपको याद दिला दें कि हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश समूचे हिंदुस्तान के किसी न्यायपालिका में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस न्यायपालिका में प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वो न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। ये ध्यान सुनने की बात है कि सब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कहीं प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उन न्यायालयों में प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां पे वो न्यायाधीश रह चुका हो। हाँ, इसका मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है और रांची हाई कोर्ट में नहीं रहा है तो रांची हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये सहूलियत दी गई है। और इतने है बच्चों, न्यायपालिका इतने फैक्ट से पता चलता है कि न्यायाधीश को संविधान निर्माता स्वतंत्र रखना चाहते थे, और ऐसी स्वतंत्रता जो बाकी किसी को उपलब्ध नहीं है। क्योंकि न्यायाधीशों के आचरण के बारे में आप बोल नहीं सकते। उसका एक ही अपवाद है कि मान लो कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया चल रही है,
तो न्यायाधीशों के आचरण के बारे में बोल रहे हैं महाभियोग के मामले में, जिसे संविधान में महाभियोग नहीं लिखा गया है बच्चों। संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए है, न्यायाधीश के लिए नहीं है। न्यायाधीश के लिए है रिमूवल। इसका मतलब जब न्यायाधीश को हटाने की बात हो तब तो उसके खिलाफ टिप्पणी की जा सकती है, अन्यथा नहीं है। इसका मतलब है कि न्यायालय के अगर हम आचरण पर टिप्पणी कर दी हमने अनावश्यक, तो ये न्यायपालिका की अवमानना का मामला होगा, जुडिशियल कंटेम्प्ट का मामला होगा बच्चों, और ये ऑब्जेक्शनेबल है। अब सवाल है कि न्यायपालिका को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी गई बच्चों, और इतनी स्वतंत्रता के बाद चैलेंज कहां पे आ रहा है? न्यायपालिका को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी गई बच्चों, लेकिन सर्वोच्चता नहीं दी गई। बात याद रखना, स्वतंत्रता दी गई लेकिन सर्वोच्चता नहीं दी गई, क्योंकि प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और स्वतंत्रता क्यों दी गई? क्योंकि बच्चों फिर इसका कारण यह है, स्वतंत्रता क्यों दी गई, इसका उत्तर यह है, हमेशा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। स्वतंत्रता क्यों दी गई? क्योंकि अगर मान लो न्यायपालिका को स्वतंत्रता न दी गई होती, चाइना में आप देख लो, ऐसे उल्टा करके मामला देख लो, चाइना में सी जिनपिंग जो कहेगा वही न्यायपालिका कहेगी। तो सी जिनपिंग कुछ भी करे, संविधान को पलट दे, कुछ भी न्यायपालिका नहीं कर सकती। वहां तो न्यायपालिका केवल बस ये है कि भाई किसी ने विधि का उल्लंघन कर दिया, उसको दंडित कर दिया, यह न्यायालय काम है। सरकार के कामों को रद्द करना ये न्यायालय काम नहीं है। ये तो अमेरिका में है, इंडिया में है बच्चों। इसलिए आप याद रखो, सारा फंडामेंटल राइट एक तरफ, सारे चुनाव एक तरफ, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी न हो तो डेमोक्रेसी का पहिया हिल जाएगा। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस भी तो है बच्चों। और न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस किसको करती है? विधायिका कार्यपालिका को। और विधायिका कार्यपालिका चेक एंड बैलेंस किसको करते हैं? न्यायालय को। दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते रहते हैं बच्चों, इसलिए डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन अब करंट अफेयर के मामले में आपको बता दें, करंट अफेयर के मामले में आपको बता दें कि अब करंट अफेयर क्या है बच्चों? अब सवाल है, न्यायाधीशों को वकालत पर रोक तो लगा दी गई है, और बाकी भाई बाकी, लेकिन सवाल ये है, राज्यपाल बनाने से कौन रोक देगा? इसका मतलब हमारे यहाँ ऐसे भी तरीके अपनाए जाते हैं कि हम न्यायालयों को प्रभावित कर ले। और न्यायालयों को प्रभावित करने के तरीके कौन से बच्चों अपनाए गए हैं? तो ये हम राज्यपाल बना देंगे, और एक न्यायाधीश को राज्यपाल बना दिया हमने, तो बच्चों याद रखना, ये मैसेज हमने बाकी न्यायाधीशों को भी दे दिया। अगर हमने एक न्यायाधीश को राज्यपाल बनाया तो बाकी न्यायाधीशों को मैसेज दे दिया, याद रखना, अगर सरकार के साथ रहोगे तो मिठाई मिलेगी, सरकार के साथ रहोगे कैडबरीज, मैं तो मौजा ही मौजा, और सरकार के खिलाफ रहोगे फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब यही बात, यही संवैधानिक नैतिकता है। संविधान में कई चीज़ें लिखी गई हैं, कई चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन जो न्यायाधीश हो जाए बच्चों, वो तो हमेशा के लिए न्यायाधीश है। हमारे यहाँ तो देखो, जो गोलकनाथवाद में जो जज शामिल थे, वी आर कृष्णैयर, गोलकनाथवाद में जो जज शामिल थे वो तो सॉरी, वी आर कृष्णैयर नहीं, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ भी, कुछ उनका नाम कुछ और था, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग ले लिए थे। तो गोलकनाथ निर्णय कितना ऐतिहासिक था, सरकार के खिलाफ था, और उसके बाद विपक्षी दलों ने को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। ये अपने आप में, हाँ, के सुब्बाराव बच्चों, के सुब्बाराव, के सुब्बाराव को वो जज जो गोलकनाथ केस में शामिल थे। तो ये अपने आप में बड़ी विवादास्पद बातें हैं। इसका मतलब पहली बार ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों को कोई, यानी और विपक्षी दल को उम्मीदवार बने थे के सुब्बाराव। इसका मतलब ये माना जाए बच्चों कि क्या न्यायपालिका ने जानबूझकर गोलकनाथ निर्णय इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया, और विपक्षी दलों ने उम्मीदवार क्यों बनाया? और बाद में फातिमा बीबी हमारे यहाँ जज थी, गवर्नर हुई। अभी तो आप देखोगे जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस अब्दुल नजीर, और केरल के राज्यपाल जस्टिस केरल के राज्यपाल जो सदाशिवम केरल के थे, अभी तो मोहम्मद आरिफ खान है। इसका मतलब बच्चों,
और जस्टिस गोगोई राज्यसभा के मेंबर। तो अगर सैद्धांतिक देखो संविधान की नैतिकता देखी जाए तो देखो वंस अ जज ऑलवेज जज, बच्चों जज का महत्व तो बिल्कुल भगवान जैसा होता है भाई, जो न्यायाधीश हो। और इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज को कहा भी जाता है जस्टिस, उन्हें जज नहीं कहा जाता। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जाता है जस्टिस है, वो जज नहीं है बच्चों। अब जस्टिस है तो स्वाभाविक रूप में इतना बड़ा पद के साथ, और फिर इतने बड़े पद के साथ फिर आप देखोगे कि आप कहो कि हम पॉलिटिकल ऑफिस पे जाएंगे, ये मामला स्वाभाविक तौर पर आपत्तिजनक था और है। ये मामला आपत्तिजनक रहेगा बच्चों, आपत्तिजनक था भी और आपत्तिजनक है भी। इसलिए अभी ये सब करंट अफेयर की बातें हैं कि क्या अब इसका मतलब है किसी भी रिटायर्ड जज को अगर ऐसा ऑफिस दे दिया जाए, संविधान तो मना नहीं करता, ये संविधान की भावना भी तो कुछ होती है बच्चों। अब आप ये तो उसके पक्ष में आप कह सकते हैं भाई कोई व्यक्ति पद ले सकता है, संविधान में रोक नहीं है। लेकिन दोस्तों जज एक विशेष पद है, जज और पदों से अलग है, इसलिए उसको नहीं आना चाहिए वहां पे। तो ये सब करंट अफेयर की इशू चलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई तो क्यों? क्योंकि न्यायपालिका सरकार के दबाव में न रहे, क्यों? मूल अधिकारों की रक्षा हो, विधि का शासन बना रहे, सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे, इस सब की गारंटी है स्वतंत्र न्यायपालिका। नहीं बच्चों ध्यान सुनने की जरूरत है, न्यायपालिका दुनिया के हर देश में होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका कुछ ही देश में होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो केवल कुछ ही देश में संभव है। लेकिन क्या न्यायपालिका स्वतंत्र होकर सर्वोच्च बनने लगी है? क्यों कहा जाता है कि न्यायपालिका का संयम? इसलिए बच्चों न्यायपालिका की सर्वोच्चता याद रखना, ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित कैसे हो रही है और न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक सक्रियता में कैसे बदल रहा है बच्चों, ये मूल मुद्दा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक सक्रियता में कैसे बदल रहा है, अब देखो। जब कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, इसका जो सीधा मतलब होता है कि न्यायालय का विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे तब न्यायिक सक्रियता होगी। ये बात अलग है कि न्यायपालिका ने कभी ये नहीं माना, आलोचक तो यही कहते हैं। आप कहोगे सर कहाँ ऐसा हस्तक्षेप कर दिया? अब सवाल है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, अब उससे संविधान संशोधन पर रोक लगा दी, भाई अनुच्छेद 368 को रोक दिया। अब इसे क्या कहा जाए? फिर उसके बाद विधि की उचित प्रक्रिया देकर, जैसे ही विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत आया, न्यायपालिका विधि का निर्माण भी करने लगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब बच्चों याद रखना, ये सब बातें ड्यू प्रोसेस लॉ मैंने मेनका गांधी केस में बताई है, केशवन भारतीवाद में आधारभूत ढांचा बताया है। अब ये चीज़ें देखो पहली बार रिपीट हो रही हैं, इससे पहली वाली बात एक बार फिर आप रिवीजन कर लो। अब सवाल है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे के संसद से संशोधन की शक्ति छीन ली, विधि की उचित प्रक्रिया देकर विधि का भी निर्माण न्यायपालिका करने लगी। और बात तो बच्चों इतनी है, अब तो हमारे देश में केवल पूरे हिंदुस्तान की न्यायपालिका एकमात्र न्यायपालिका है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका एकमात्र ऐसी न्यायपालिका है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीश बना रहे हैं। कमाल की बात है यार, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। एक कोलिजियम के द्वारा हो रहा है जो आगे हम देख लेंगे आपको। और इतना ही नहीं, आजकल तो न्यायपालिका ये भी कह रही है कि
इसका मतलब है न्यायपालिका आजकल नीट के एग्ज़ाम कैसे होने चाहिए, उसमें भी नीट की परीक्षा में कैसे शुद्धता रोकी जाए, शुद्धता बनाई रखी जाए। उसके बाद न्यायपालिका ये भी देख रही है कि कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाए, कैसे चुनाव सुधार किया जाए, कैसे प्रशासनिक सुधार किया जाए। तो भाई ये सब तो प्रशासनिक विषय है, चुनाव सुधार, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं भैया न्यायपालिका तो पॉलिसी मेकिंग में नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप कर रही है, विधायिका कामों में हस्तक्षेप कर रही है। इसी को लोगों ने क्या कहा, न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब इसे तो कोई स्पीकर काम में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, संसदीय विशेषाधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। आप कहोगे सर ये हस्तक्षेप कहाँ कर रही है, ये तो विवाद हुआ तब न्यायपालिका तो जाएगी। अब दोस्तों ये तो विवाद का विषय कहा जाता है, न्यायपालिका से पूछा जाता है भाई ये बताओ तुम हस्तक्षेप कर रहे हो, न्यायपालिका ने कहा किसने कहा, बिल्कुल नहीं। हमने कहा देखो भाई ये तो उसी लोग तो कह रहे हैं। और कार्यपालिका कहते ना भाई हस्तक्षेप नहीं, कुछ ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये तो ओवर रीच कर रहे हैं। इनसे पूछा था क्यों ओवर रीच कर रहे हो भाई। अब सवाल ये है, न्यायपालिका कह रही है अपना काम कर रहे हैं, तो न्यायपालिका से पूछा करे भाई अपना काम क्या कर रहे हो, पहले आधारभूत ढांचा नहीं दिया, विधिक उचित प्रक्रिया पहले नहीं बनाया, कोलिजियम पहली बार नहीं बनाया, ये सब चेंज करते जा रहे हो। तो न्यायपालिका कहते रहे भाई संविधान की व्याख्या कैसे होगी, परिस्थितियां बदलेंगी तभी संविधान की व्याख्या होगी। इसलिए बच्चों न्यायिक सक्रियता का मतलब तो ये है, लेकिन न्यायपालिका कहती है सक्रियता नहीं हमारा मूल काम है, कार्यपालिका की सक्रियता है। अब सवाल है कि ये सक्रियता है तो भारतीय लोकतंत्र पर क्या फायदा है, क्या अच्छा है, इसको हम जरा अगले बात देखें, लेकिन तब तक बच्चों को सवाल पूछ लो। अब अगर ये सक्रियता है तो भारतीय लोकतंत्र पे क्या फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो न्यायिक सक्रियता से, लेकिन उसके पहले बच्चे जरा सवाल पूछ लो। ऑन कर दो। बच्चों कोई सवाल हो तो नहीं तो फिर किसी भी जुडिशरी विधान क्या होता है अरे मेरे बच्चों, यानी देखो विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा क्या कहा, अब न्यायपालिका ये भी कहने लगे कि विधि कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, इसी को न्यायिक विधान कह दिया गया है। न्यायपालिका विधि के निर्माण में हस्तक्षेप कर रही है। और बच्चों यही मामला तो आया, न्यायपालिका ने कहा कि मैरिटल रेप को जोड़ दिया जाए लॉ में, यानी मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार को जोड़ दिया जाए, तो ये तो ये न्यायिक विधान के एग्जाम्पल है भाई, जो कि किसी बच्चे ने कोलिजियम क्या है बच्चों ये कल बताएंगे, कोलिजियम बारे में चिंता मत करो। अच्छा किसी में अभी जो पढ़े इसमें कोई डाउट नहीं, कोई बात नहीं है। अब किसी नोट्स पर, अच्छा जुडिशियल विधान क्या होता है, हाई कोर्ट के जज को संसद हटाएगी या विधानसभा। अरे मेरे बच्चों हाई कोर्ट के जज को भी संसद हटाएगी, राष्ट्रपति अपॉइंट भी करेगा, संसद हटाएगी बच्चों, यानी यहाँ विधानसभा की भूमिका नहीं दी गई है। ऊपर जब देखो क्या बच्चों ने क्या है, सुनिए सुनिए ऊपर देखो न्यायिक नीचे थोड़ा सा, चुनावी बॉन्ड क्या है, अच्छा इधर नीचे चुनावी बॉन्ड क्या है बच्चों, अरे चुनाव के हमने बताया भी है कई बार, चुनाव चंदा देने के लिए से हम बॉन्ड क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं दोस्तों LIC का, कहीं पे शेयर, वैसे हम बॉन्ड खरीद के हम क्या करते हैं पैसा पार्टी को दे देते हैं, उसी को बॉन्ड कहते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं होता, अरे मेरे बच्चों डाउट अगर ध्यान सुनो डाउट होना भी नहीं चाहिए, अगर किसी को डाउट नहीं हो रहा है ये सबसे अच्छी बात है। वो डाउट दोस्तों पढ़ाने के बाद डाउट हो जाए तो होना ही नहीं चाहिए, एक बार बस बरसते आप पढ़ के आओ, ध्यान से सुनो बात को, क्योंकि बच्चों देखो अब किसी बच्चे ने पूछा विधि की उचित प्रक्रिया, मेरे पुत्र याद रखना मानेका गांधी केस में हमने सब बता दिया है,
माने को उसको देख फिर से एक बार पढ़ लेना। सर नोट्स बनाए तो क्या पढ़े हम? अरे मेरे बच्चों, हमने कितनी बार कह दिया, जो ये सब नोट्स ही तो है, इसी अगर साथ साथ बस लिखते चलो तो नोट्स अपने आप बन गया। नोटा पर वोट डालने पर वोट किसके पास जाता है? नोटा पर वोट डालने पर दोस्तों वोट किसी के पास नहीं जाता, वोट का कोई वैल्यू नहीं है। और यही बड़ा विवाद हुआ है। नोटा की अगर मान लो नोटा का वोट सबसे ज़्यादा किसी को मिल जाए, तब भी वही आदमी जीतेगा जो दूसरे स्थान पर आया है। किसी का प्रैक्टिस में वकालत, बच्चे वकालत, वकील के रूप में कार्य करना, ये प्रैक्टिस होती है मेरे बच्चे। किसी बच्चे ने कहा परिसीमन, अरे परिसीमन मतलब बच्चों विधानसभा लोकसभा की बाउंड्री तय करना, ये परिसीमन हमने संसद में बताया भी था। और परिसीमन का मतलब है कि बच्चों आपका जो लोकसभा, यहाँ जितने बच्चे हैं सबके लोकसभा और विधानसभा की बाउंड्री है, उसी को सीमित करना क्या है? परिसीमन। सर प्रेसिडेंट वर्सेस जुडिशरी, अरे मेरे बच्चों देखो अब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट वर्स, अब ये पूछ रहे हो सूरज चंद्रमा में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हर जगह ऐसा कंपेरिजन करना ठीक नहीं है। आर्टिकल 7 क्या बचा? आर्टिकल 17 जनपद न्यायालय क्या होता है? अरे मैं, और देखो मुझे जनपद न्यायालय क्या है? जो सबसे छोटा न्यायालय है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। और वो क्या काम करता है? अभी देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलग अलग पावर बता देंगे बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का अलग, अभी तो हमने एक न्याय पुनरावलोकन न्यायिक सकृत्या शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन सब की बातें अलग से आपको बताएंगे। परिसीमन हमने बता दिया बच्चे। अजय याद रखो, जो आपका चुनाव जो जहां आप रहते होगे, जो उसकी सीमा, भाई लोकसभा क्षेत्र होगा विधानसभा, उसकी सीमा निर्धारित करना ही परिसीमन है, यानी सीमा बना देना बच्चों। आर्टिकल 17 क्या लिखा है? आर्टिकल 70 ऑल्सो प्रोहिबिटेड, नहीं बच्चों, आर्टिकल 17 कैसे प्रोहिबिटेड होगी भाई? ऐसा प्रोहिबिट नहीं हो सकता। किसी कोलिजम क्या है आपको बता देंगे। न्याय की संगतता क्या है? अब मेरे दोस्तों न्याय की संगतता क्या पूछना, जो इंग्लिश में शब्द बता दो मेरे बच्चे। किसी बच्चे का अपने हैंड रिटन नोट दे दीजिए। अरे मेरे बच्चों यही तो हैंड रिटन, मैंने कुछ लिख के थोड़े रखा है कि हर क्लास में नोट्स बदल जाता है हमारा। सर क्लास का टाइम बढ़ा दीजिए सर के विद क्या क्या कह रखे मतलब क्या लिखा है बच्चे ने? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस सेम है। हाँ मेरे दोस्तों सेम मान लो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस एक ही है। अच्छा मेरे बच्चों ऑफलाइन वाला क्लास होने, मैं क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा। ऑनलाइन में थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ाने में कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। अच्छा IT 66 है बच्चों, आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, आज़ादी को सीमित किया गया था, वही 66 ए है। इसी वजह पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ है? अरे पार्लियामेंट्री फोरम का मतलब है वो पार्लियामेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो बाकायदा ये देखता है कि सांसदों को इससे सुविधाएं मिले जिससे वो अपना संसद में काम अच्छे तरीके से कर पाए और प्रश्न पूछ पाए। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर भारतीय संविधान समावेशता पुरुषों, अच्छा अरे भाई अब देखो अभी तो इस सही बात है कि भारतीय न्यायपालिका में थोड़ा पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा है, पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, चिंता मत करो। किसी वजह 2G का आवंटन क्या? अरे मेरे बच्चे 2G स्पेक्ट्रम, जैसे टेलीफोन वगैरह चलता है, जैसे कि सेटेलाइट वगैरह चलती है, जिससे कि टेलीफोन वगैरह चलता है, उसी के सिस्टम को, उसी टेक्नोलॉजी को आवंटित किया गया था, उसे 2G कहते हैं। तो आगे बढ़ो, क्या बच्चे ने पूछा आज? ऊपर जरा पूछो। आज जो नोट पर क्या न्यायालय संसद के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? अरे मैं संसद के द्वारा निर्मित विधि में बच्चों, प्रक्रिया में नहीं। अब न्यायालय ये नहीं कहेगा संसद को प्रश्नकाल इतने बजे रखो, ये तो मैंने संसद बता रखा है। लेकिन न्यायालय अवैधानिक कारणों को रद्द कर सकता है। किसी बच्चे में पूर्ण अवलोकन क्या है? अरे मेरे बच्चों वही फिर से अवलोकन करना, फिर से देखना। लेकिन न्यायिक सक्रियता पर क्या समस्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका काम करने के बजाय न्यायपालिका ही काम करने में आगे आगे आ गई है। तो ठीक है बच्चों, बाकी कल इसी बात को हम कल आगे बढ़ा देंगे कि न्यायिक सक्रियता का लोकतंत्र पर क्या फर्क पड़ा, और फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय पर बेसिक बातें पर आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।